स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर अपन जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है और टीसीए साइकिल के बारे में भी जानेंगे, जहां पे अपन उसके सारे एंजाइम्स और सारे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो एनसीईआरटी में अपन को लाइन टू लाइन गिवन है, उन सभी के बारे में जानेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे जो एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है एग्जाम्स में। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट से। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था? अपने पास दो मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये तो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो जगहों पे होती है रिएक्शंस। एक होती है मैट्रिक्स में, ठीक है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इन दो जगहों पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ये जो पायरुविक एसिड होता है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का स्टेप वाइज रिमूवल होता है ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन। मतलब ये जो पायरुविक एसिड है इससे धीरे धीरे CO2 निकल रही होती है और हाइड्रोजन निकल रही होती है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा होता है, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये ख़त्म हो रहा होता है। मतलब CO2 रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ये तो रिएक्शन होती है मैट्रिक्स में। वहीं पर अगर अपन इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ATP होता है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में ATP का सिंथेसिस होता है। और वो ATP का सिंथेसिस कैसे होता है? ये जो हाइड्रोजन होता है ये एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके ऑक्सीजन कैरी करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इसी के कारण यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो जगह रिएक्शंस होती हैं, मैट्रिक्स में जहाँ पे इसका फिक्सेशन होता है, अपन कह सकते हैं ये आगे रिएक्शन करता है पायरुविक एसिड। और वहीं पे इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? ATP, और हम कह सकते हैं एनर्जी का सिंथेसिस होता है जो प्लांट उसको यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर अपन आगे रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो रिएक्शन के बारे में अपन ढंग से अब जानने जा रहे हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना। तो पायरुविक एसिड जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? जो पायरुविक एसिड होता है उससे CO2 का रिलीज होता है, जिसके कारण उसके कार्बन नंबर में एक कम हो जाता है और वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो अपन पहले जान लेते हैं। पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस यहाँ पे NAD प्लस का भी यहाँ पे यूज़ होता है और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है। यहाँ पे Mg प्लस आयन का यूज़ होता है, ठीक है, Mg2 प्लस। और साथ में यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है पायरुवेट की हाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है और इस एंजाइम के यूज़ होने के बाद यहाँ पे जो अपन को प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 मिलती है डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है तो अपन को क्या, दो NADH के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और दो एसिटाइल कोएंजाइम है और दो CO2 निकल रही है, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये कितने क्या है? दो कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन आगे अपनी TCA साइकिल में एंटर करती है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में अब अपना TCA साइकिल में एंटर करता है
TCA साइकिल को अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी TCA साइकिल को डायरेक्ट डायग्राम की मदद से जान लेते हैं, और साथ में डायग्राम में अपन सभी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे जो NCERT में रिटर्न दिए गए हैं, और सारे एंजाइम्स के बारे में भी अपन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब अपन TCA साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि पायरुविक एसिड, यहाँ पे अपन ने रिएक्शन में देखा, पायरुविक एसिड से NADH निकलता है, CO2 निकलती है और एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये TCA और हम का सिट्रिक एसिड जो साइकिल होती है, जो इसका अदर नेम है, वो NCERT से ये डायग्राम अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन करेंगे जो NCERT में रिटर्न भी है, और वो भी जानेंगे जो एग्जाम से पूछे भी जा सकते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का होता है और ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रिक एसिड बनाते हैं जो होता है 6 कार्बन का। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, वो एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, इस एंजाइम का यूज होता है और सिट्रिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो सिट्रिक एसिड होता है ये आगे जाके एक आइसोसिट्रेट बनाता है, आइसोसिट्रेट बनाता है, और वो जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, आइसोमेरेस एंजाइम ही होगा, क्योंकि आइसोसिट्रेट बना रहा है। और फिर ये इसके आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को बनाता है। ठीक है, अब इसको बनाने में NCERT में अपन को जो डायग्राम में दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे CO2 का रिलीज होता है, CO2 रिलीज होती है, साथ में यहाँ पे जो NAD होता है NAD+, उससे NADH बन जाता है, NADH। ठीक है, NADH+H। तो यहाँ पे CO2 निकलती है, NADH निकलता है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और रिटर्न में जो दे रखा है अपन को, वो दे रखा है जो सिट्रिक एसिड और जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड से और आइसोसिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, और उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फॉर्म होता है। अब वहीं पे अगर अपन और डिटेल में जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, उससे आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड से एक और एसिड बनता है, वो होता है आइसोसिट्रेट से एक और चीज़ बनती है, वो होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर जाके अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, जो अपन को NCERT में नहीं दिया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो साफ सी बात है NCERT में नहीं दिया गया है ये, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अपना 5 कार्बन का बचा, क्योंकि एक CO2 निकल चुकी है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, यहाँ पे अपन को NCERT में दिया गया है, यहाँ से वापस CO2 निकलती है, साथ में यहाँ पे वही NAD+ से NADH बनती है, NADH+H+। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म होती है। लेकिन NCERT में एक गिवन लाइन है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले यहाँ पे अपन एक एरो बनाते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है, और इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A के फॉर्मेशन से जब सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसी को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे NCERT में लाइन में गिवन है, डायग्राम में नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनता है, और उसी से जब सक्सिनिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे GTP का प्रोडक्शन होता है। और ये जो GTP जो होती है वो सेम ATP की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे GTP का प्रोडक्शन होता है। तो GTP, और इसी को अपन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। वहीं पे आप सक्सिनिक एसिड अपना फॉर्म हो चुका है। सक्सिनिक एसिड से जब आगे मैलिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे एक
FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जानने की बात यहाँ पे ये है, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच में एक और एसिड आता है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ख़ास बात ये है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम पे FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और ये जो FADH2 होता है ये भी ATP का मतलब ATP सिंथेसिस के लिए ही काम आता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या जाना कि जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तब FADH का प्रोडक्शन होता है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, F से फ्यूमेरिक एसिड और F से FADH2। तो फ्यूमेरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड बनता है जिसको एंजाइम जो होता है यहाँ पे वो फ्यूमरेज यूज होता है, फ्यूमरेज। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है मैलिक एसिड फॉर्मेशन के लिए वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस साइकिल को कंटिन्यू करना है तो अपन को ऑक्सलो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बार बार करते रहना होगा और रीजनरेशन करते रहना होगा इस साइकिल को अगर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैलिक एसिड से जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है तो वापस यहाँ पर NADH का प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है, किससे, NAD से, NAD से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वापस ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है ऑक्सलो एसिटिक एसिड के बाद। तो यहाँ पे अपन ने क्या जाना, ऑक्सलो जब ये साइकिल होती है यहाँ पे पहले अपन देखते हैं एक NADH निकला, एक यहाँ पे अपन मार्क लगा लेते हैं 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CO2 निकली, यहाँ पे वापस CO2 निकली और एक और NADH निकला, तो इसको अपन फिर से मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ से जब अपन ने देखा यहाँ पे एक GTP भी निकल दिया, फिर यहाँ पे अपन ने देखा यहाँ पे एक FADH2 निकल रहा है और यहाँ पे एक NADH, तो ये तीसरा NADH निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन नेट की बात करते हैं, नेट, और यहाँ पे अपन पर मतलब एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, तो पायरुविक एसिड से यहाँ पर भी निकला अपने पास ये 4th। तो अपने पास 1 2 3 4 नेट की अपन बात करते हैं तो 4 तो NADH निकल रहे हैं, NADH, एक FADH निकल रहा है और एक ATP। मतलब एक साइकिल से अपने पास ये सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 पायरुविक एसिड होंगे तो अपन जानते हैं एक ग्लूकोज के लिए 2 साइकिल चलेगी, कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसको अपन डबल कर लेते हैं तो वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना नेट रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ATP तो एक मिल रही है लेकिन FADH और NADH ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे खास बात ये है, ये अपन NCERT में आगे जानेंगे कैसे होता है। जो NADH होता है, एक NADH से 3 ATP मिलती है और एक FADH से 2 ATP मिलती हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात ये नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी कम मिल रही है, जबकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ही मिल रही है, बस वो NADH और FADH की फॉर्म में मिल रही है। और इसकी जो अपन नेक्स्ट वीडियो जानेंगे उसमें अपन जानेंगे कि कैसे ये NADH और FADH जो रिएक्शन जो इनर मेम्ब्रेन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे कैसे ATP फॉर्मेशन करते हैं ये। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये TCA साइकिल समझ में आई हो और मैंने अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।